नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खबर जनता तक के। आप सभी तमाम दर्शकों को पुनः एक बार हम अपने चैनल खबर जनता तक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, आप सभी को मैं बता दूं, आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप वीडियो में आगे तक बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और काफ़ी सारे बातों पे चर्चा करेंगे। और हमारे समक्ष जो भी शख्स बैठे हुए हैं हमारे चैनल के इस लाइव स्टूडियो में, उनसे कुछ बातें करेंगे, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पे, बिंदुओं पे कुछ चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं अपने चैनल पे माननीय श्री जीत कुमार जी का सर का स्वागत करना चाहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद कि आप हमसे अपना कुछ बात रखने के लिए कहे रिगार्डिंग टू समाज। हमारे सोशल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप यहाँ तक पहुँचे, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और सर, आपसे हमने तो समाज हित में ही बात करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं आपके समक्ष। तो सर, एक और समाज हित में बातें करेंगे कि शराबबंदी जब हुई थी तो खजूरबानी में जो घटना घटी थी आप ही के बगल के जिले गोपालगंज में, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख 1.5 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया था। उसके बाद उस मुआवजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पुनः एक बार विपक्ष के नेताओं के द्वारा विधानसभा में आवाज उठाया गया, जिस आवाज का प्रभाव पड़ा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पे और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी पे। उन्होंने हाल ही में 5-7 दिन पहले 4 लाख रुपये का जो अनाउंसमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। पहले आपदा विभाग के तरफ से सड़क दुर्घटना में और डूब कर मरने में पे 4 लाख रुपए का मुआवजे का राशि मिलता था, पर सरकार खुद अपने आप इसको आपदा घोषित कर दी है कि शराब जो पिएंगे उनको 4 लाख रुपया मिलेगा, मतलब आपदा का राशि उनको मिलेगा। तो सर, ये कहीं ना कहीं विफल हुई है शराबबंदी, तो अभी तो आपदा में घोषित किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसको क्यों नहीं दूसरा इसमें संशोधन करके उपाय लगाया जाए? 4 लाख रुपया का प्रावधान ये कहाँ से आ गया? देखिए, जहाँ तक सवाल है शराबबंदी की, तो बिहार में अधिकांश सभी आप लोग मजदूर किस्म के आदमी, वो दिन भर मेहनत करते हैं। तो उनका ये मानना है कि हमें कुछ मात्रा में एल्कोहल लेना चाहिए, उससे उनकी थकावट दूर होती है। ऐसे पीने वाले लोग का मानना होता है। हम तो खैर शराब से बहुत दूर रहते थे, हमको पता नहीं है। तो बिहार में शराबबंदी के जहाँ तक सवाल है, तो बिहार एक पिछड़ा राज्य है और एक शराब से कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सरकार के पास टैक्स आती है। देखिए, नीतीश कुमार का भी ये कहना गलत नहीं है, हम उनका समर्थन करते हैं कि शराबबंदी हो जाएगा तो यहाँ के लोग शराब नहीं पिएंगे, तो उस पैसे को अच्छे जगह खर्च करेंगे। ठीक, ये बात सही है। तो लोग तब नहीं पिएंगे जब वो शिक्षित होंगे। बात समझिए, वो तब दारू नहीं पिएंगे जब उनके दिमाग में ये चीज चलेगा कि दारू गलत चीज होता है, ये पैसा को अपने परिवार पर खर्च करें, ये पैसा को अपने बाल बच्चे को पढ़ाने पर खर्च करें। तो सरकार को इस पर ध्यान नहीं है क्या कि शराब पीना क्यों चाहता है, उसको डायरेक्ट बंद कराना चाहता है। यही वजह है कि शराबबंदी जो है बिहार में फुल्ली फेल। कहाँ नहीं अवेलेबल है सर? हर जगह मिलता है। कहाँ शराब नहीं मिलता है बताइए हमें? हर जगह मिलता है शराब, हर जगह। शराबबंदी पूरा तरीका से फेल आप लोग का। सरकार को इससे घाटा है। हाँ, सरकार शराबबंदी अगर करती है, एक बात सही है, तो उसको सख्त लागू करना चाहिए। दूसरी बात आपकी कि नीतीश कुमार का मैंने स्टेटमेंट देखा है कि जो शराब पीकर मरेगा उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। ये बात हमने देखा है उनका बहुत स्टेटमेंट कि जब बिहार में शराब बंद है तो शराब पिया कहां से? तो सवाल तो आप पर भी उठता है नीतीश कुमार जी कि शराब आया कहां से? आपकी प्रशासन क्या कर रही है जब शराब आ गया? जब आप फुल्ली शराब बंद है तो फिर बिहार में शराब आया कहां से और पीकर मरा कैसे? ये तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी है। ठीक, दूसरी बात है कि 4 लाख रुपए मुआवजा की बात करते हैं, तो बात तो यही हो गई ना कि जो कैंसर की दवा, जो सिगरेट में कैंसर बेचती है वही मालिक कैंसर का इलाज भी करता है। बात तो वही हुआ। आप एक तरफ बंद करते हैं, एक तरफ 4 लाख की आप मुआवजा देते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी तो बढ़ावा मिल गया ना कि चलो मिलेगा तो 4 लाख रुपया आप लोग को मिल जाएगा आप लोग का। तो हम इसके प्रति ठीक नहीं है। क्या तो शराब को खोल देनी चाहिए या फिर इसको पूरी तरीका से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, मेरा ये कहना आपको। तो सर, छोटी छोटी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें हर विषय पे आपसे हम करेंगे और पुनः एक बार आपसे एक और मैटर पे हम लाएंगे कि सर, जो भी योजनाएं होती है बिहार में, जो भी अभी तक के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से योजनाएं पारित हुई है बिहार में, नल जल हो या वन विभाग में कोई योजनाएं हो, शराबबंदी हो, जातीय जनगणना हो, शिक्षा विभाग में कोई भी उनके तरफ से फरमान होता है, सारी बातें को मतलब बाइकआउट कर दिया जाता है। उनकी कोई भी योजनाएं लागू नहीं होती है बिहार में। इनको
सबसे पहले जरूरी है कि बिहार में शिक्षा पे बजट को बढ़ाया जाए। शिक्षा का स्तर, शिक्षा का ग्राफ अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इस विषय पे अब क्या कहेंगे? 500 करोड़ जातीय जनगणना में दे दिया गया। सरकार के पास खजाना है, फालतू का खजाना सरकार खर्च कर रही है, पर कहाँ तक ये जायज है? शिक्षा विभाग में बजट बढ़ाया गया है, पर शिक्षा में कहीं भी प्रयोग दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ भी हम देख रहे हैं शिक्षा, जो भी लोग हैं प्राइवेट अस्पतालों में लोग जाते हैं, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल तो लोग बिल्कुल भूल ही गए, प्राइवेट से लोग पीछा छोड़ाना है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात बताते हैं, हमारा भी एक छोटा मोटा स्कूल चलता है, उसमें प्राइवेट ट्यूटर काम करता है, लोग थोड़ी बहुत उनकी सैलरी दे जाती है, क्योंकि हम बहुत बड़े इंसान नहीं है। तो हमने बहुतों अपने टीचर को देखा है कि सरकारी स्कूल वाले जो है अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल के मास्टर से पढ़वाते हैं और खुद सैलरी 60,000 रुपये लेते हैं ना, खुद सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। हमारे यहाँ जितने भी आप लोग को कॉन्वेंट स्कूल है, अच्छा बात करते हैं। आप देखिए, एक भी गवर्नमेंट कर्मचारी जो होते हैं लोग, सरकारी कर्मचारी हैं लोग, उनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े नहीं पढ़ता ना। सभी आप लोग को गवर्नमेंट स्कूल को छोड़कर आप लोग को प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि ट्यूशन भी प्राइवेट ट्यूटर पढ़ाता है, जिसकी सैलरी बहुत आप लोग कम होती है। ठीक है जी। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि अगर आप गवर्नमेंट किसी भी तरह से आप क्लर्क हो, सरकारी कर्मचारी हो, तो आपकी बेटा कम से कम सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, तब शिक्षा का सुधार होगा। आपको तब लगेगा हाँ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा बेटा भी पढ़ता है। तो अपने बेटा को तो प्राइवेट में पढ़ाता है लोग, जाकर दिन भर स्कूल में क्या करता है, गप करता है, पॉलिटिक्स करता है लोग। तो कहां से शिक्षा का सुधार होगा सर? कहां से क्वालिटी का टीचर आएगा आप लोग? और सर, जब भी कोई घटनाएं होती है आकस्मिक, बिहार में कोरोना हो, अन्य कोई मामले हैं, सरकार तुरंत समीक्षा बैठक बुलाती है, अपने अधिकारियों को बुलाती है। जो अधिकारी रखे हुए हैं, जो मुख्य सचिव हैं बिहार के, से उनके तरफ से सलाह लिया जाता है क्या किया जाए समीक्षा बैठक में। तो सर, कभी भी आपने ये सुना है अपने भविष्य में कि शिक्षा का गिरते ग्राफ के ऊपर कभी समीक्षा बैठक बुलाई गई हो किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा? क्या बुलाना चाहिए या संशोधन करना चाहिए शिक्षा में, कि किस तरह से शिक्षा को बढ़ावा मिले बिहार में? देखिए, जब तक शिक्षा का न्यू पैटर्न नहीं लागू होगा बिहार में, एक न्यू पैटर्न से शिक्षा को नहीं चलाया जाएगा, तब तक आप कितना भी कुछ कर लीजिए, सरकार कितना भी शिक्षा पर क्यों ना खर्च कर दे, कुछ होने वाला नहीं है। लोगों का मेंशन ये है, गरीब बच्चे का, कि बस सरकारी स्कूल में जाना है, खिचड़ी खाना है, दाल भात चोखा खाना है और फिर चले आना है, पोशाक का पैसा लेना है, किताब लेना है, पढ़ाई पर किसी का ध्यान नहीं रहता है। ये मैं इस तरह की ऐसा ना माहौल आप लोगों को बना दिया है। सरकार को कम से कम एक बैठक करनी चाहिए, हर एक विद्यालय का टेस्ट होना चाहिए कि बच्चे में परफॉर्मेंस कितना है। जो टीचर पढ़ाता है उस पर सवाल उठना चाहिए कि आपके स्कूल के बच्चे की परफॉर्मेंस ठीक है, आपकी सैलरी कट जाएगी। एक बात बोलते हैं, ऐसी चीज अगर लगा दिया जाए कि हाँ आप बच्चा में परफॉर्मेंस होगा तब आपकी सैलरी मिलेगी, देखिए ना शिक्षा कैसे सुधर जाता है। देखिए सुधर जाता है कि नहीं आप लोग का। तो सरकार को तो बस वोट चाहिए, बस बहाली कर देना 1 लाख टीचर को। अब 1 लाख टीचर का बाबा परदादा जितना बच्चा है सब वोट दे देगा सरकार को, सरकार फिर बन जाएगी आप लोग का। ये नहीं होता बिहार में, आज इतने में से हो क्या रहा है, हम तो यही देख रहे हैं आप लोग का। बिहार का शिक्षा कभी भी पैटर्न नहीं रहता है। और एक बात याद रखिएगा, बिहार के जो भी स्टूडेंट है ना प्रतिभाशाली होता है, वो चाहे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, चाहे मेडिकल का स्टूडेंट हो, चाहे सिविल सर्विस का स्टूडेंट हो, वो अपने बदौलत पढ़कर आगे तक जाता है। अगर उसको बचपन में ही बूस्ट मिल जाए, बढ़िया शिक्षा मिल जाए, तो हमें नहीं लगता है कि बिहार के बच्चों को कोई पीछा आप लोग को छोड़ दे। हमारा बिहार के बच्चों कहां आगे नहीं है। अभी आप देखिए जितने भी रिजल्ट्स होते हैं सिविल सर्विस में, सबसे ज्यादा बिहारियों का होता है। तो वो अपने टैलेंट पर करते हैं, सरकार के पैटर्न से नहीं करते हैं सर। और पटना में आप लोग को 18-18 घंटा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि बिहारी बच्चे जानते हैं कि हमारे पास मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मेहनत। तो मेहनत के बदौलत उसको जाते हैं। अगर सरकार का थोड़ा सा शिक्षा के प्रति यानी एजुकेशन के प्रति झुकाव हो जाए, पॉलिटिक्स को छोड़कर, सर पॉलिटिक्स को छोड़कर, हमारे यहाँ तो बांटने वाला पॉलिटिक्स चल रहा है कि आप हरिजन हैं, आप लोहार हैं, आप कुर्मी, अभी तो बांटने का पॉलिटिक्स चल रहा है। अगर सरकार को इससे हटकर स्कूलों पर, जो प्राइमरी स्कूल है, अच्छा सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल पर, इस पर ये बटन लगा दिया जाए कि बच्चे की टेस्ट होगा, टेस्ट में कितने नंबर लाते हैं बच्चे, उस हिसाब से सैलरी उस स्कूल का बनेगा। आप सर देखिए शिक्षा बहुत हद तक सुधर जाएगा। किया तो नीतीश कुमार है। हम एक बात और बताते हैं कि वैसे
मोदी जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो कभी भी अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं करते हैं। मोदी के लिए चाहे कितना भी कोई बात उठाए, मोदी चोर है, दिस है, डैट है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर मैं बात करता हूं, जिस तरह मोदी जी पूरे भारत में ईमानदार की छवि बनाए हुए हैं, हमारे नीतीश कुमार भी मोदी जी से कम ईमानदार नहीं है। ठीक है ना? हम नीतीश कुमार को मानते हैं कि सबसे ईमानदार नेता अगर बिहार का कोई है, बिहार क्या, हम पूरे भारत की बात बोलते हैं। जैसे मोदी जी ईमानदार नेता है, वैसे नीतीश कुमार भी ईमानदार नेता है। इस बात में आप लोग को सच्चाई है और इस चीज को झुठलाया नहीं जा सकता है। आज हमारे पास रूम में लाइट है, फैन है, गांव गांव सड़क है, ये सब नीतीश कुमार का देना है। इस चीज से मैं नहीं इनकार कर सकता हूं। अगर बिहार के लिए कोई अगर नेता किया है तो नीतीश कुमार है। लेकिन नीतीश कुमार से छोटी सी एक प्रश्न होता है, भाई छोटा सा प्रश्न है, हालांकि नीतीश कुमार भी इंजीनियर है, हम भी उन्हीं के आप लोग को बनाए हुए इंजीनियरिंग कॉलेज किससे स्टूडेंट है, मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज से हम पढ़े, हम भी बीटेक के स्टूडेंट है। नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि शिक्षा पर काम नहीं किया, बहुत काम किए हैं। लेकिन उनसे एक छोटा सा बड़ा सवाल है कि शिक्षक जो होता है भगवान का रूप होता है। माँ बाप के बाद अगर कोई होता है तो शिक्षक ही होता है। तो शिक्षक तो पूजनीय होता है सर, इसमें कोई शक नहीं। तो आप शिक्षक को एज ए कर्मचारी क्यों ट्रीट करते हैं? आप उसको भेज देते हैं कि काउंट करो कि कौन रोड पर पैखाना कर रहा है। क्या शिक्षक इसीलिए बना है? अगर कोई वीडियो देख रहा हो सकता है कि नीतीश कुमार देखे, हम उनसे दो बातें पूछना चाहते हैं। क्या शिक्षक का यही नीति है कि वो देखे कि कौन रोड पर पैखाना कर रहा है, उसको डंडा लेकर भगाने का काम टीचर का काम है? जो अपसेंट बच्चे जाते हैं ऑब्सेंट, तो बच्चे का लेवल कहां से बनेगा? ये 5 महीना जो सिलेबस पीछे होगा, सरकार क्या चाहती है पता है? क्या चाहती है? बस सिलेबस खत्म नहीं है, सबको पास करा दिया जाए। बीते सालों से क्या हो रहा है, कोरोना में आपको किया क्या जा रहा है? आप लोग को सबको पास करा दिया जाता है। तो इससे शिक्षा का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। इससे हमारा शिक्षा का लेवल कभी नहीं घटेगा। तो कभी भी सरकारी स्कूल के टीचरों की बात बोलते हैं, ये सब काम में इन्वॉल्व नहीं करने चाहिए। शिक्षा जो है बस स्कूल तक ही रहना चाहिए। हाँ, आप देखिए कि स्कूल में क्या हो रहा है। अगर टीचर को लगाना है किसी काम में आप लोग को है तो स्कूल के काम में लगाइए कि किस बच्चे के पास ड्रेस नहीं है, किस बच्चे के पास बुक नहीं है, किस बच्चे के पास घर पर आहार नहीं है खाने के लिए। जो स्कूल में आहार प्रोवाइड करते हैं उस घर प्रोवाइड आप लोग कीजिए। मैं ये चाहता हूँ गरीब बच्चों को मदद आप कीजिए, अनुदान दीजिए, आना की जनगणना कीजिए और लेटरिन काउंट कराइए कि कितना आप लोगों को किस एरिया में बना आप लोग का है। तो मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ टीचर को आप जनगणना में इन्वॉल्व कीजिए। और मानिए आपने नियोजित शिक्षक जो भी रखे हैं अपने राज्यों में पढ़ाने के लिए, उनके पास बिल्कुल टैलेंट नहीं है। उनको भी अल्फाबेट और वर्णमाला भी शुद्ध से लिखने नहीं आता है। आप एनालिसिस करवा लीजिए अपने अधिकारियों को भेजकर। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके स्कूल में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, जो मुखिया के पेड़ पर, सरपंच के पेड़ पर लिख कर, पैरवी लगवा कर, मुखिया का भाई, भतीजा, मामा का लड़का, चाचा का लड़का स्कूल में भरे पड़े हैं, उनको बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, किसी भी विषय का ज्ञान नहीं है। खमियाजा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था यही लोग चौपट कर रहे हैं। साइड से LIC चलाते हैं, साइड से दुकानदारी चलाते हैं, साइड से घूसखोरी वाला, दलाली वाला काम करते हैं और केवल रजिस्टर पर अपना रजिस्टर मेंटेन करने के लिए पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से मिली भगत है, जिसका खमियाजा है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उस टीचर के पास टैलेंट ही नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है कि पढ़ाए। विशेषकर आपसे ये निवेदन रहेगा कि जितने भी नियोजित टीचर है उनका सर्टिफिकेट चेक किया जाए, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। उसके उपरांत जितने भी आपकी विभागों में प्रावधान है टीचर सिलेक्शन का, TT टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो योग्यता है उसको जरूर ले लिया जाए सभी नियोजित शिक्षकों से, और जो भी टीचर उसमें पास हो उन्हीं को रखा जाए विभाग में, अन्यथा सबको बाहर निकाल दिया जाए। उसके उपरांत ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। क्या सर इस बातों में सच्चाई है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके द्वारा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है बच्चों को, उनको कुछ पता ही नहीं होता है? नहीं, ये बात आप सही बोल रहे हैं कि कुछ नियोजित शिक्षक आप लोग का है जो मुखिया की पैड पर लिख कर चाहे पैरवी लगाकर चले जाते हैं। आज सच में उसमें कुछ होता, उनके पास नॉलेज नहीं है ना। हमें लगता है कि ऐसे टीचरों की संख्या बहुत ज्यादा आप लोग का है, तो सीधी सी बात है कि शिक्षा का लेवल बनेगा नहीं। और रही बात कि एक शिक्षक मल्टीपल वर्क करता है, आपने ठीक कहा कि कोई LIC चलाता है, कोई दुकान चलाता है, तो जब उसके पास मल्टीपल पर्पस है तो स्कूल में टाइम कैसे देगा? स्कूल में तो सैलरी लेने के लिए जाता है, उसको कोई मतलब नहीं रहता है कि शिक्षक क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आप लोग को बोलते हैं। तो आपने नीतीश कुमार जी अभी जो नियमावली आया हुआ है टीचर भर्ती का आप लोग को है कि BPSC एग्जाम लेगी, 3 टर्म में आप लोग के एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसमें पास किए तो आप शिक्षक बनिएगा, अन्यथा नहीं बनिएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उन टीचरों को भी इन्वॉल्व कीजिए जिनको आप मुखिया के पैड से भर्ती कराए हैं।
कम से कम एक बार उनका भी आप स्टेट चाहे सीटेट एग्जाम आप ले लीजिए, जो उस किस काबिल आप लोग का है ना। फिर देखिए आपका बिहार में कितना शिक्षक छट जाते हैं। और क्वालिटी लीजिए ना सर, क्वालिटी लीजिए टीचर। बिहार में टीचर कमी है। आपके पास क्या पैटर्न चलता है कि कभी नंबर बहुत कम उठता है, कभी नंबर बहुत ज्यादा उठता है। तो नंबर वाला प्रधान को खत्म कर दीजिए नीतीश कुमार, नंबर वाला प्रधान को खत्म कर दीजिए। कितना नंबर पर मेरिट बनेगा? क्योंकि आपके सरकार में हमने उस लड़का को भी बहुत अच्छा नंबर आते हुए देखा है जो कभी पढ़ता ही नहीं था। एक बात बोलते हैं, अब मैंने उस लड़का को भी देखा जो बहुत मेहनती था, फिर भी उसका सेकंड डिवीजन है आप लोग का। तो ये आपका बहुत बड़ी कमी है, इसको पहले खत्म कीजिए। और आप एक बीपीएससी से जो एग्जाम लेते हैं ना, उस बीपीएससी से एग्जाम लीजिए और एक क्राइटेरिया को डालिए कि अब इसके अंतर्गत आपका जो नंबर इसमें आप ज्यादा लाइएगा, आप लोग मेहनत करके, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अब क्या कहिएगा, बीपीएससी को भी हम क्या करें आप लोग का? चाहे हमको तो इसी में डर लगता है, आपके कोई भी एग्जाम होता है अगला दिन क्वेश्चन लीक हो जाता है, फिर क्या होता है एग्जाम कैंसिल होता है, फिर बच्चे भाड़ा जोड़ के फिर जाते हैं पटना एग्जाम देते हैं, सासाराम जाते हैं, बेतिया देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप सिस्टम को सुधारिए। पहले सिस्टम में बहुत कमी है, सिस्टम में भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा पेपर लीक कहाँ होता है सर? बिहार में होता है ना, सबसे ज्यादा पेपर लीक होता है। हाँ, आज एक बात है, पिछला कुछ दिन साल पहले आपके बिहार बोर्ड में भी टॉपर जो बनी थी रूबी राय, याद है आपको? हाँ याद है आपको? कैसे टॉप कर गई थी? आपका सिस्टम क्या कर रहा था? उस बच्चे को क्या प्रभाव पड़ा होगा? जो रियल टॉपर होगा, जो वास्तव में उस साल टॉप किया होगा, उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले अपने सिस्टम को सुधारिए हमारे मुख्यमंत्री जी। अच्छा सरकार में आप लोग को जो भी है, हम विपक्षी को भी करते हैं कि अपनी बात को भवनाए के रखिए। शिक्षा जब तक सर नहीं सुधरेगा ना, तब तक आप कोई भी आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं बिहार में। क्योंकि बिहार को अगर लेकर जाना आगे है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, एजुकेशन। एजुकेशन में जब तक सुधार नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, हम जहां का तहां रह जाएंगे। हमने बहुत पहले सुने थे, जवाहरलाल नेहरू आए थे, गरीबी हम हटाएंगे, इंदिरा गांधी आई बोली कि गरीबी हम हटाएंगे। फिर बहुत सारा दिन आप लोग कांग्रेस का रहा कि गरीबी हम हटाए। गरीबी कहाँ मिटी यार? गरीबी आज भी जो लोग जहां पर है वहीं पर है। बड़े लोग बड़े हैं, छोटे लोग अपने पड़े हुए हैं, कहाँ गरीबी? किसका मिटी आप लोग गरीबी? हमारे बिहार का तो ये दशा आप लोग को है कि और मेहनत ना करे तो भूखे मर जाएगा, एक बात बोलते हैं। विरासत में बहुतों लोगों के पास कुछ भी नहीं है, एक बात बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बताते हैं कि यहाँ के बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए, ठीक, तो उसका ये भावना होता है कि बस हमको फर्स्ट डिवीजन से पास कर लेना है और 20,000 रुपया ले लेना है सरकार से ना। इस डर से आप बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, बात बोलते हैं। देहात में जो गरीब बच्चे आप लोगों को दिमाग में रहता है कि पोशाक का पैसा मिल रहा है, ड्रेस का पैसा मिल रहा है, कुछ छात्रवृत्ति मिलता है, चलो उसी में पढ़ते हैं, हम लोग को ये सब मिल जाएगा तो ठीक है। इसके लालच में तो स्कूल तो बच्चा जाता है। ये आपका प्रधान ठीक है कि आपने इतना कुछ दिया है तो बच्चा जाता है स्कूल तक, लेकिन उसमें पढ़ाई होनी चाहिए ना। हम ड्रेसे अगर पहन ले, बीमल का कपड़ा ही पहन ले, हम हमारे पास एजुकेशन ना हो, बात करने का तमीज ना हो, तो उसका मतलब क्या होता है? वोट बैंक करने के लिए, वोट बनाने के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन किसी भी पदाधिकारी को, नीतीश कुमार का शिक्षा विभाग कभी भी शिक्षा पर ध्यान नहीं देता है, चाहे कोई भी सरकार रहो, शिक्षा पर कभी किसी का ध्यान नहीं रहा। नहीं तो आज बिहार की स्थिति ये नहीं होती। तो सर आपकी जितनी बातें हुई उस बातों में कोई खटास नहीं है, काफी प्यार से आप सभी आपने जनहित के मुद्दे पे बात किया और सरकार की जो खूबियां है, खामियां है, निश्चित रूप से आपने बेखूबी अपने मुखार बिंदु से रखा। और सरकार को निश्चित रूप से सरकार को उस बातों पे सोचना चाहिए और समाज हित की जो बातें हैं, और समाज में जितने भी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं जो राजनीति करते हैं, अपने आप को खुद को समाजसेवी बोलते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने अगल बगल के सारे स्कूलों पे जाकर बराबर निरंतर सप्ताह में 1-2 बार निरीक्षण करते रहें और वहाँ पे कौन से टीचर अवेलेबल है, कौन से टीचर कार्यरत हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कौन से टीचर कौन सिलेबस पढ़ाते हैं, वो सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, या घूस देकर आए हैं, कैसे आए हैं, पैरवी पे आए हैं, सारे चीजों का आप एनालिसिस करते रहें और अपने
पंचायत को सुधारें, अपने गांव को सुधारें और उस तरह से गांव से जब सुधार चालू होगा शिक्षा पर, निश्चित रूप से जिला तक जाएगा, जिला से राज्य तक जाएगा और जितने भी लोग जागरूक होंगे शिक्षा के प्रति उतना ही शिक्षा में सुधार होगा। इसी बात का आह्वान करते हुए मैं पुनः एक बार आप सभी को नमस्कार करना चाहूंगा। आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार। जय हिंद।